दोस्तों, आज रात हम एक ऐसी चीज से शुरू करने जा रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है, नींद। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मिडिवल टाइम यानी पुराने जमाने के लोग कैसे सोते थे। यकीन मानिए, उनका सोने का तरीका इतना अजीब था जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, लाइट्स डिम कर लीजिए, पंखा चला लीजिए और इस सफर में मेरे साथ चलिए। बिजली, मोबाइल, टिकटॉक या नींद की हाइजीन जैसी चीजें उस जमाने में नहीं थीं। उस वक्त लोग रात को सोने का जो तरीका अपनाते थे, वो आज के लोगों को हैरान कर सकता है। इसे कहते थे सेगमेंटेड स्लीप, यानी नींद के दो हिस्से। जैसे कोई बासी बिस्किट बीच से तोड़ दिया हो, वैसे ही। रूटीन बड़ा सिंपल था। सूरज ढलते ही लोग जल्दी सोने चले जाते थे। पहली नींद आती थी, फर्स्ट स्लीप। करीब 4 घंटे बाद वो खुद ब खुद उठ जाते थे और फिर अगले 1-2 घंटे वो जागते रहते थे। इस वक्त को वो वॉच कहते थे। अब सोचिए, रात के बीच में उठना आज के हिसाब से तो इंसोम्निया लगता है, लेकिन उस वक्त ये नॉर्मल था। लोग इस टाइम में प्रार्थना करते, धार्मिक किताबें पढ़ते, आग जलाते या अपने जानवरों को चेक करते, कहीं बकरी भाग तो नहीं गई। और हाँ, इसी टाइम को सबसे अच्छा माना जाता था पति पत्नी के बीच प्यार के लिए। मेडिकल किताबों में लिखा था, इस वक्त शरीर भी फ्रेश रहता है, दिमाग भी शांत, यानी बहस करने की ताकत नहीं बचती थी। तो अगर आप कभी सोचें कि आप बहुत रोमांटिक हैं, सुबह उठकर पार्टनर के लिए चाय बनाते हैं, तो जान लीजिए आपके पूर्वज तो रात के बीच में उठकर ही रोमांस कर लेते थे। इसके बाद आती थी सेकंड स्लीप, यानी फिर से सोना, और ये नींद चलती थी सूरज निकलने तक। किसान, साधु, लेखक सब इसी रूटीन को फॉलो करते थे। यहां तक कि पुराने साहित्य में भी इसका जिक्र है। आज की साइंस भी कहती है कि ये तरीका शायद इंसानों के लिए ज्यादा नेचुरल है। 2 हिस्सों में नींद लेना हमारे शरीर की घड़ी के हिसाब से ज्यादा सही बैठता है। जब आसपास कोई आर्टिफिशियल लाइट न हो, तो अगली बार अगर आप रात के 2 बजे जाग जाएं, तो घबराइए मत। बस धीरे से कहिए, अरे वॉच शुरू हो गई है, और फिर अपने मन की आग को सुलगाइए। ये सब तब तक चलता रहा जब तक इंडस्ट्रियल जमाना नहीं आया। फैक्ट्रियां, गैस लैंप और 8 घंटे की लगातार नींद का नया नियम। मिडिवल टाइम में रात को उठना कोई फेल होना नहीं था, बल्कि यही उनका शेड्यूल था, और सबको इसी में रहना पड़ता था, चाहे मन हो या ना हो। अब बात करते हैं बिस्तर की, या यूं कहें मिडिवल टाइम के बिस्तर की, जो आज के बिस्तर से बिल्कुल अलग थे। आजकल हम लोग बिस्तर खरीदते वक्त धागे की गिनती, मेमोरी फोम, कूलिंग जेल और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। लेकिन पुराने यूरोप में बिस्तर का मतलब था, जो भी चीज मिल जाए उसी को बिछा लो। आम किसान का बिस्तर होता था, एक स्ट्रॉ का गद्दा जिसे पैलेट कहते थे, यानी सूखी घास या भूसा एक मोटे कपड़े की बोरी में भर दिया। अगर बोरी ना हो तो सीधा भूसा जमीन पर, कभी कभी तो वो भी गीला, और उस पर पहले से ही बिल्ली या कोई जानवर कब्जा किए बैठा हो। ये पैलेट्स आरामदायक तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन कुछ तो था जो न होने से बेहतर था। भूसा सस्ता था, आसानी से मिल जाता था और ठंड से बचाता भी था। लेकिन उसी में छुपे रहते थे कीड़े, जुएं और कभी कभी चूहे भी। यानी सोना भी एक तरह की एक्सरसाइज थी। अगर खुजली हो तो नजरअंदाज करो, अगर काट ले तो बस करवट बदल लो और उम्मीद करो कि अगली बार कम काटेगा। अगर किसी के पास थोड़ा पैसा हो या कमर ठीक ठाक हो, तो वो भूसे के गद्दे को लकड़ी के फ्रेम पर रख लेता था।
इससे फर्क बस इतना पड़ता था कि कान में कीड़े जाने का चांस थोड़ा कम हो जाता था। लिनन यानी साफ चादरें बहुत बड़ी लग्जरी थी। ज्यादातर लोग उन्हीं कपड़ों में सोते थे जो दिन भर पहने रहते थे। पजामा जैसी कोई चीज नहीं थी और पर्सनल स्पेस का तो सवाल ही नहीं था। पूरा परिवार, बच्चे, माता पिता, दादी नानी, सब एक ही जगह, कभी कभी एक ही भूसे के ढेर पर सोते थे। अगर गर्मी लग रही हो तो बस करवट बदलो और कजिन की कोहनी में घुस जाओ। अमीरों की बात अलग थी। उनके पास होते थे बड़े बड़े लकड़ी के पलंग, मुलायम गद्दे, कढ़ाईदार चादरें और ऊपर से झूला हुआ पर्दा, ताकि ठंडी हवा और जुएं दोनों से बचाव हो सके। ये बिस्तर इतने कीमती होते थे कि वसीयत में दिए जाते थे। जमीन नहीं मिली तो आंटी मटिल्डा का पुराना अजीब सा गद्दा ही सही, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए बिस्तर कोई आराम की जगह नहीं था। वो बस ठंड से बचने, मुर्गियों से दूर रहने और कभी कभी ये सपना देखने की जगह थी, काश कभी ऐसा बिस्तर मिले जो न बोले, न खड़के और न ही उसमें से कोई जानवर निकले। अब बात करते हैं नाइट कैप की। आजकल नाइट कैप सुनते ही दिमाग में आता है कोई गर्म ड्रिंक, विस्की या फायरप्लेस के पास बैठना। लेकिन मिडीवल टाइम में नाइट कैप का मतलब था टोपी। एक असली अजीब सी दिखने वाली टोपी जो सिर को ठंड से बचाने के लिए पहनी जाती थी। उस जमाने के घरों में इंसुलेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। पत्थर की दीवारें, छत से आती ठंडी हवा और खिड़कियां जो कभी कभी जानवर की खाल या तेल लगे कागज से बनी होती थीं। सेंट्रल हीटिंग, वो तो कुत्ते का नाम था। तो सिर को गर्म रखने के लिए लोग नाइट कैप पहनते थे। ये टोपी अलग अलग आकार की होती थी, लेकिन सबसे फेमस थी लंबी, नुकीली, जैसे कोई जादूगर या चिमनी साफ करने वाला पहनता हो। अक्सर ये ऊन, लिनन या जो भी गर्म कपड़ा मिल जाए उससे बनती थी। मर्दों के लिए ये एक जरूरी चीज थी और औरतों के लिए ये कभी कभी सिर ढकने का काम भी करती थी, ताकि बाल छुप जाएं जो पिछले ईस्टर के बाद से नहीं धुले थे। लेकिन नाइट कैप सिर्फ गर्मी के लिए नहीं थी, उसका एक सोशल मतलब भी था। कई जगहों पर शादीशुदा औरतों को हर वक्त सिर ढकना जरूरी था, यहां तक कि सोते वक्त भी। और टोपी की कढ़ाई या रंग से पता चलता था कि घर कितना अमीर है। शहरों में नाइट कैप पहनकर दरवाजा खोलना मतलब मैं बात करने के मूड में नहीं हूं, जाओ। अक्सर नाइट कैप के साथ नाइट शर्ट भी पहनी जाती थी, लंबी डीली ट्यूनिक, जैसे एबनीजर स्क्रूज पहनता था, बस भूतों के बिना। सोने का पहनावा सेक्सी तो नहीं था, लेकिन काम का था। कभी कभी खुजली वाला और कभी कभी ज्वलनशील भी। अब सोचिए, आज के टाइम में अगर आपको किसी अजनबी के साथ एक ही बिस्तर शेयर करना पड़े तो कैसा लगेगा? शायद आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मिडिवल यूरोप में ये बिल्कुल नॉर्मल था और ये कोई ऑप्शन नहीं था, मजबूरी थी। मान लीजिए आप कोई व्यापारी हैं या तीर्थयात्री, या फिर बस आपका खच्चर रास्ते में थक गया। आप किसी सराय में पहुंचे और वहां सोने की जगह मांगी। आपको कोई अलग कमरा या बिस्तर नहीं मिलता, बल्कि एक ऐसा बिस्तर मिलता है जिसमें पहले से लोग सो रहे हैं। मिडिवल इन यानी सराय आज के होटल जैसे नहीं थे। वहां प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं थी। अगर बिस्तर में जगह है तो आप उसमें घुस जाइए, चाहे आपके साथ कौन सो रहा हो, कोई अजनबी, कोई खर्राटे मारने वाला या फिर कोई अजीब बीमारी वाला। ये बदतमीजी नहीं मानी जाती थी, बल्कि संसाधनों का सही इस्तेमाल था। एक बिस्तर में 2, 3, 4 लोग भी सो सकते थे। जितनी जगह हो उतने लोग।
बड़े शहरों में तो हाल में कतार से बिस्तर लगे होते थे और पर्सनल स्पेस का नामो निशान नहीं। कभी कभी मर्द और औरतों को अलग अलग रखा जाता था, लेकिन हमेशा नहीं। कुछ सराय प्रोफेशन के हिसाब से बिस्तर बांटते थे, लोहार के साथ लोहार, पुजारी के साथ पुजारी, चोर के साथ चोर। लेकिन अक्सर जो पहले आया वो पहले सोया। आज के जमाने के जर्म फोब्स को ये सब सुनकर झटका लग सकता है, लेकिन उस वक्त ये जंगल में भेड़ियों के बीच बारिश में सोने से तो बेहतर था। चोरी का डर हमेशा रहता था, इसलिए कई लोग अपना पर्स बेल्ट में बांधकर या कपड़ों के नीचे छुपाकर सोते थे। कुछ लोग अपने सामान के ऊपर ही सो जाते थे, ताकि अगर कोई बैग हिलाए तो नींद टूट जाए और पता चल जाए कि अब आप गरीब होने वाले हैं। अमीरों की बात अलग थी, उनके साथ पूरा काफिला चलता था, या फिर वो सराय वाले से अलग कमरा मांग लेते थे। मिडिवल टाइम में सोना सिर्फ कंबल ओढ़कर सो जाना नहीं था, बल्कि एक तरह की स्पिरिचुअल जर्नी थी। हर रात आपकी आत्मा का दांव लग जाता था। लोग सोने से पहले प्रार्थना करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था, क्या पता रात में ही मौत आ जाए। बीमारी, आग, राक्षस या फिर बस 30 साल की उम्र में मर जाना, सब कुछ मुमकिन था। इसलिए सोने से पहले प्रार्थना करना जरूरी था, ताकि अगर रात में कुछ हो जाए तो आत्मा सुरक्षित रहे। बच्चों को भी सुलाने से पहले प्रार्थना सिखाई जाती थी, ताकि वो भगवान के करीब रहें, और साथ ही बिस्तर में कुत्ता क्यों है ये पूछने से बचें। माता पिता बच्चों को याद दिलाते थे, फरिश्ते देख रहे हैं। सुनने में क्यूट लगता है, लेकिन असल में ये एक तरह की स्वर्गीय सीसीटीवी थी। कुल मिलाकर सोने से पहले की प्रार्थना शांति के लिए नहीं, बल्कि आखिरी वक्त की तैयारी के लिए थी, जैसे कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो शायद काम करे, शायद न करे। अब बात करते हैं सपनों की। आजकल हम सपनों को बस दिमाग की गड़बड़ मानते हैं। कभी ज्यादा पनीर खा लिया, कभी स्ट्रेस हो गया। लेकिन मिडिवल टाइम में सपनों को बहुत सीरियसली लिया जाता था। लोग मानते थे सपने भगवान, संत, शैतान या आपके गार्जियन एंजल का मैसेज हो सकते हैं। कुछ सपने दिव्य संदेश होते थे, कुछ शैतानी बहकावे। अगर आपने सपने में आग देखी तो नरक का डर, पानी देखा तो शुद्ध या डूबने का खतरा। अगर सपने में बकरी के सिर वाला आदमी मछली उछाल रहा है तो तुरंत पादरी को बुलाओ। लोग मानते थे सपनों में आत्मा एक्टिव रहती है और आपके सपनों के काम आपके असली गुनाह या कमजोरी दिखा सकते हैं। मठों में साधु संत अपने सपने रिकॉर्ड करते थे और कभी-कभी अपने सीनियर को बताते थे। कुछ को तो पवित्र सपनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता था और कुछ को कहा जाता था, भैया सोने से पहले प्याज कम खाओ। सपने सिर्फ स्पिरिचुअल पजल नहीं थे, बल्कि मिडिवल लिटरेचर में भी खूब इस्तेमाल होते थे। नाइट्स, फरिश्ते, शैतान सब सपनों में मिलते थे। चर्च को सपनों से डर भी लगता था। हर सपना भगवान का नहीं होता, कुछ शैतान भेजता है ताकि मासूमों को बहका सके। अब सोचिए, आजकल कुछ लोग अपने पेट्स के साथ सोते हैं। कभी कभी प्यारा लगता है, कभी कभी बदबूदार। लेकिन मिडिवल टाइम में जानवरों के साथ सोना कोई शौक नहीं, बल्कि जरूरत थी। घर पत्थर के, ठंडे, बिना इंसुलेशन के। सेंट्रल हीटिंग, वो तो परिवार का सुअर था। किसान के घर में इंसान और जानवर एक ही कमरे में, कभी कभी एक ही बिस्तर में, और अक्सर एक ही भूसे के ढेर पर सोते थे। मुर्गियां घूमती रहती थीं, कुत्ते पैरों में, सुअर आग के पास।
ये सब प्यार के लिए नहीं, बल्कि गर्मी के लिए था। जानवर बॉडी हीट देते थे और कभी-कभी रिश्तेदारों से ज्यादा भरोसेमंद होते थे। कम से कम कंबल तो नहीं खींचते थे। बड़े घरों में ये आम नहीं था, लेकिन छोटे घरों में सब साथ साथ, बच्चे, माता पिता, बकरी, मुर्गी, सब एक ही जगह। अमीरों के कुत्ते फैशन के लिए बिस्तर में होते थे, गर्मी के लिए नहीं। कुछ किलों में तो जानवरों के लिए अलग कमरे भी होते थे, ताकत का सिंबल। लेकिन जानवरों के साथ सोने के नुकसान भी थे। शोर, बदबू और पर्सनल स्पेस की तो बात ही छोड़िए। लेकिन मिडीवल लोग एडजस्ट कर लेते थे। रात के 3 बजे अगर बकरी ने लात मार दी तो बस रूटीन का हिस्सा समझो। अगर कभी आपको हॉस्टल में किसी के साथ कमरा शेयर करना पड़ा हो तो सोचिए, मठ यानी मोनेस्ट्री का डॉर्मिटरी कैसा होगा। यहां आराम, प्राइवेसी या मजा जैसी कोई चीज नहीं थी। दर्जनों साधु एक ही बड़े कमरे में, कतार से बिस्तर, जैसे नैतिकता के लिए सर्डिन्स। बिस्तर, लकड़ी की पट्टी, कभी कभी भूसे का गद्दा। अगर एबट का मूड अच्छा हो, कपड़े उतारने का सवाल ही नहीं। रात के 2 बजे प्रार्थना के लिए उठना है तो वैसे ही सो जाओ। मठ का ड्रेस, चोगा, बेल्ट, सैंडल, यही स्पिरिचुअल आर्मर और इंसुलेशन था। ठंड लगे तो कपड़े और पहन लो, गर्मी लगे तो बस सह लो। तकिया नहीं, पर्दा नहीं, बात करने की इजाजत नहीं। साइलेंस जरूरी था। अगर खर्राटे तेज हो गए तो भगवान माफ करे, या फिर साथ सोने वाले। लाइट, एक मोमबत्ती, बस। देखना जरूरी नहीं, बस लेटना है और पाप नहीं करना। कुछ साधु तो बैठकर सोते थे ताकि आराम न मिले, सपने न आए और पाप से बचा जा सके। किसान के भूसे के ढेर और सूअर के साथ सोना अब तो लग्जरी लगने लगा होगा, है ना? अब सोचिए, रात के 2 बजे खुद से उठना, न बाथरूम के लिए, न मोबाइल चेक करने के लिए, बल्कि प्रार्थना के लिए। मठों में ये नॉर्मल था। साधु संतों का टाइम टेबल बहुत सख्त था, जिसमें मैटिन्स नाम की प्रार्थना रात के सबसे अंधेरे वक्त होती थी। घंटी बजती थी, सब चुपचाप उठते थे, पूरे कपड़ों में, और चैपल में पहुंच जाते थे। वहां मोमबत्ती की रोशनी में भजन, श्लोक और नींद से लड़ते हुए प्रार्थना। अगर कोई सो गया तो सजा मिलती थी, एक्स्ट्रा काम या और प्रार्थना। मैटिन्स 1 घंटे या उससे ज्यादा चलती थी। कुछ ऑर्डर तो 2 घंटे तक। सोचिए, जब पेट में भूख, शरीर थका हुआ और दिमाग बंद हो रहा हो, तब भी प्रार्थना करनी है। इसके बाद या तो फिर से सोने जाते थे या पढ़ाई और काम में लग जाते थे। इतनी जल्दी उठने का मकसद था आराम की कुर्बानी देकर रात का सबसे शांत हिस्सा भगवान को देना। आजकल अकेले सोना लग्जरी है, शांति, प्राइवेसी और कंबल पर पूरा कंट्रोल। लेकिन मिडिवल टाइम में अकेले सोना अजीब, खतरनाक और शक की बात मानी जाती थी। सबसे पहले गर्मी। बिस्तर वैसे भी ठंडे, दीवारें पत्थर की, चिमनी से हवा आती थी, तो लोग साथ साथ सोते थे। प्यार के लिए नहीं, बल्कि ठंड से बचने के लिए। बच्चे, भाई बहन, माता पिता और कभी कभी पड़ोसी का बच्चा भी, सब एक साथ। लेकिन सिर्फ गर्मी नहीं, स्पिरिचुअल वजह भी थी। लोग मानते थे रात में शैतान सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अकेले सोने से आत्मा खतरे में पड़ सकती है, बहकावे या कब्जे का डर। साथ में सोने से एक तरह की नैतिक सुरक्षा मिलती थी। अगर कुछ गलत हो तो कोई गवाह तो होगा। बच्चों के लिए अकेले सोना तो नामुमकिन था। भूत, परियां, आत्माएं सब रात में घूमती थीं। यहां तक कि शादीशुदा जोड़े भी बच्चों, नौकरों या मेहमानों के साथ सोते थे। प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं थी।
मठों में भी साधु साथ साथ सोते थे, और अगर किसी को अकेले सोने की सजा मिलती थी तो वो पनिशमेंट मानी जाती थी। अकेले सोना पाप का मौका, साथ में सोना पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। आज अगर आप अपने बिस्तर में अकेले अपने कंबल के साथ बिना बकरी की बदबू के सो रहे हैं तो समझिए मिडिवल टाइम में आपके साथ 2 बच्चे, एक कुत्ता और एक कजिन जरूर होते। अगर कभी आपको बस या क्लास में बैठे बैठे सोना पड़ा हो तो सोचिए, मिडिवल टाइम में कुछ लोग जानबूझकर बैठे बैठे सोते थे। खासकर अमीर या बहुत धार्मिक लोग। वो मानते थे सीधा लेटकर सोना सेहत के लिए खराब है। डॉक्टरों का मानना था लेटकर सोने से पाचन खराब होता है, फेफड़े दबते हैं या दिमाग में बलगम भर जाता है। कुछ लोग मानते थे लेटकर सोना मौत की मुद्रा है, भगवान को कंफ्यूज मत करो या कहीं एंजल ऑफ डेथ का ध्यान ना आ जाए। इसलिए लोग आधा बैठकर तकिए या लकड़ी के हेडबोर्ड के सहारे सोते थे। अमीरों के बिस्तर में खास एंगल वाले सपोर्ट होते थे ताकि खाना पच जाए या अचानक शैतान से बचा जा सके। कुछ साधु तो बेंच या दीवार के सहारे बैठकर सोते थे ताकि आराम न मिले, सपने न आए और पाप से बचा जा सके। कुल मिलाकर ये सब क्वालिटी रेस्ट के लिए नहीं, बल्कि नैतिकता, तकलीफ और थोड़ी उलझन भरी धार्मिकता के लिए था। अब असली डरावनी बात, बिस्तर के अंदर के राक्षस। मिडिवल टाइम में असली डर भूत प्रेत नहीं, बल्कि जुएं, पिस्सू और बेडबग्स थे। साफ सफाई का नामो निशान नहीं, नहाना मुश्किल, कपड़े धोना महंगा और साबुन वो भी अजीब चीजों से बनता था। भूसे के गद्दे, शेयर किया हुआ बिस्तर और कभी-कभी जिंदा मुर्गी, सब मिलकर बनाते थे कीड़ों का स्वर्ग। पिस्सू और जुएं इतने आम थे कि जैसे रूममेट हों। अमीरों के पास भी जुएं से बचाव नहीं था। उनके यहाँ तो खास नौकर होते थे जो सिर से जुएं निकालते थे। बेडबग्स ये तो चुपचाप हमला करते थे। लकड़ी के फ्रेम, गद्दे की सिलाई, दीवार की दरार, हर जगह छुपे रहते थे। तूफान, बारिश, छत से टपकती पानी, खिड़कियों की खड़खड़ाहट, सब कुछ झेलना पड़ता था। यहाँ तक कि जंग, अकाल या प्लेग के वक्त भी लोग सोते थे, क्योंकि काम तो रुकता नहीं था और शरीर थक जाता था। कुछ लोग तो नींद को ही दुख, बीमारी या डर से बचने का तरीका मानते थे। कंबल ओढ़ो, प्रार्थना करो और सो जाओ। अब चलते हैं एक और सस्पेंस भरी कहानी की तरफ। साल था 1692। जगह सलेम, मैसाचुसेट्स। सर्दी का मौसम, गांव में डर और शक का माहौल। लोग थे प्योरिटन, बहुत धार्मिक और अंधविश्वासी। गांव में हाल ही में झगड़े हुए थे, फसलें खराब, बीमारी फैली और पड़ोसियों में रंजिश। इसी माहौल में गांव के पादरी सैमुअल पेरिस के घर में उनकी बेटी बेट्टी और भतीजी एबिगेल अजीब हरकतें करने लगीं। चीखना, चीजें फेंकना, अजीब अजीब तरीके से शरीर मरोड़ना। डॉक्टर ने जांच की, कुछ समझ नहीं आया तो कह दिया ये जादू टोना है। बस यहीं से गांव में डर की आग लग गई। लड़कियों ने नाम लेने शुरू किए। पहले समाज से बाहर की औरतें, फिर अमीर, फिर धार्मिक लोग भी। सलेम छोटा गांव था, लेकिन जो होने वाला था उसकी गूंज आज भी अमेरिका के इतिहास में सुनाई देती है। जैसे ही जादू टोने की बात फैली, गांव में डर का माहौल और गहरा गया। लड़कियां अब कोर्ट में भी अजीब हरकतें करने लगीं। प्रार्थना के वक्त चीखना, किसी के आते ही बेहोश हो जाना और कहना, मुझे
इसकी आत्मा तंग कर रही है। पहली आरोपी थी सारा गुड, जो गरीब थी और खुद से बड़बड़ाती रहती थी। लोग मानते थे उसकी बड़बड़ाहट श्राप है। दूसरी थी सारा ऑन्सबोर्न, जो चर्च नहीं जाती थी और नौकर से शादी कर ली थी। तीसरी थी टिटूबा, जो बारबाडोस से आए गुलाम थी। उसकी कहानियां और बोलचाल गांव वालों को डराती थी। टिटूबा ने दबाव में आकर जादू टोने की बात कबूल कर ली और कहा, गांव में और भी चुड़ैले हैं। बस फिर तो हर हफ्ते नए नाम जुड़ने लगे। पड़ोसी, दुश्मन सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। अगर किसी की गाय मर गई तो चुड़ैल का काम, बच्चा रो पड़ा तो शैतान की चाल। डर इतना बढ़ गया कि कोई किसी का बचाव भी नहीं करता था, क्योंकि बचाव करने पर खुद पर शक हो जाता था। जैसे जैसे आरोप बढ़े, सरकार ने एक खास कोर्ट बना दी, ऑयर एंड टर्मिनर। यहां सबूत की जरूरत नहीं थी, बस कोई कह दे, मुझे सपने में इसकी आत्मा ने तंग किया। बच्चों की गवाही सबसे बड़ी मानी जाती थी। कोर्ट में जैसे ही आरोपी आता, बच्चे चीखने लगते। डिफेंस लॉयर जैसी कोई चीज नहीं थी। अगर आरोप लगे तो अकेले खड़े रहो, अगर कबूल कर लो और दूसरों के नाम ले लो तो शायद जान बच जाए। कोर्ट में भीड़ लगती थी, लोग देखने आते थे जैसे कोई तमाशा हो। कुछ लोग चुपचाप सवाल उठाते थे, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 10 जून 1642 पहली फांसी हुई ब्रिजेट बिशप को। उसके बाद जुलाई में 5 और औरतों को फांसी दी गई। अगस्त और सितंबर में और भी फांसी हुई। एक दिन में 8 लोगों को लटका दिया गया। गाइल्स कोरी नाम के एक आदमी ने कोर्ट में दलील देने से मना कर दिया तो उसे पत्थरों से दबाकर मार डाला गया। कुल मिलाकर 19 लोग फांसी पर, 1 को पत्थरों से और 5 जेल में मारे गए। 200 से ज्यादा लोगों पर आरोप लगे। डर ने कानून को अंधा बना दिया था। फांसी और सजा की खबरें तो सबको दिखती थीं, लेकिन असली डर उन सैकड़ों लोगों में था जो गंदी, भीड़ भाड़ वाली जेलों में बंद थे। सलेम की जेल छोटी थी, इसलिए कई आरोपियों को पास के शहरों इप्सविच, बोस्टन की जेलों में भेज दिया गया। ज्यादातर लोग न तो जादूगर थे, न ही समाज से बाहर। वो तो बस पड़ोसी, दोस्त, माँ बाप, बच्चे, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि किसी से झगड़ा हो गया या किसी की जमीन पर किसी की नजर थी। कई बार तो बस एक छोटी सी बात, जैसे किसी का सूअर पड़ोसी के खेत में घुस गया और मर गया और आरोप लग गया, ये चुड़ैल है। मैरी ईस्ट, जो खुद 7 बच्चों की मां थी और बहुत धार्मिक थी, उस पर भी आरोप लगे। पहले कोर्ट ने छोड़ दिया, लेकिन फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और आखिरकार उसे भी फांसी दे दी गई। सबसे दर्दनाक कहानी थी डोरोथी गुड की, जो सिर्फ 4 साल की थी। उसकी मां पर आरोप लगे तो बच्ची से भी पूछताछ की गई। डर के मारे उसने भी कबूल कर लिया कि वो चुड़ैल है। उसे 8 महीने तक जेल में रखा गया और जब छोड़ा गया तो वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी। गर्भवती औरतें भी नहीं बचीं। एलिजाबेथ प्रॉक्टर को भी दोषी ठहराया गया, लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से उसकी फांसी टाल दी गई। आरोपों का सिलसिला चलता रहा। कई लोग जान बचाने के लिए झूठा कबूलनामे देने लगे और दूसरों के नाम लेने लगे। पूरा पूरा परिवार फंस गया। जेलें भर गईं, खाना कम पड़ गया, बीमारी फैल गई और कई लोग बिना ट्रायल के ही मर गए। अब सलेम में किसी की पहचान मायने नहीं रखती थी। बस ये देखना था कौन आपका नाम ले सकता है।
1672 के आखिर में ये पागलपन टूटने लगा। वजह ये नहीं थी कि कोर्ट को समझ आ गया, बल्कि इसलिए कि अब आरोप बहुत बड़े लोगों तक पहुंचने लगे थे। रेवरेंड जॉर्ज बरोस, जो खुद कभी सलेम के पादरी थे, उन पर भी आरोप लगे। फांसी के वक्त उन्होंने बिना रुके लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ा, जो माना जाता था चुड़ैल नहीं पढ़ सकती। भीड़ चौंक गई, कुछ रोने लगे, लेकिन फांसी फिर भी दे दी गई। फिर आरोप लगे गवर्नर की पत्नी मैरी फिप्स पर। अब डर सरकार तक पहुंच गया। गवर्नर फिप्स ने कोर्ट को भंग कर दिया और सारे ट्रायल रोक दिए। अब चर्च के बड़े बड़े लोग भी बोलने लगे, बेहतर है 10 दोषी बच जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा न मिले। लोगों का जोश ठंडा पड़ गया। जेलें भरी रहीं, लेकिन अब किसी को और खून नहीं चाहिए था। गांव वालों को समझ आ गया, ये न्याय नहीं, पागलपन था। 1652 के अंत तक कोर्ट पूरी तरह बिखर गया। अब एक नई कोर्ट बनी, जिसमें पुराने जैसे सपनों या आत्मा की गवाही नहीं मानी जाती थी। अब जज भी आरोपों पर शक करने लगे। 56 केस आए, ज्यादातर लोग बरी हो गए। जिन्होंने डर या टॉर्चर में आकर कबूल किया था, वो भी अब कहने लगे, हमसे जबरदस्ती करवाया गया था। अब कोर्ट की सख्ती खत्म हो गई थी और धीरे धीरे जेलें खाली होने लगीं। जिनके घर वाले फांसी पर चढ़ गए थे, वो अब मुआवजे की मांग करने लगे। गांव में शर्म और पछतावा फैल गया। दोस्ती टूट गई, चर्च बंट गए और सलेम की पहचान बदल गई। गवर्नर ने बाकी कैदियों को माफ कर दिया, लेकिन रिहाई के लिए भी जेल का बिल भरना पड़ा। कुल मिलाकर 19 फांसी, 1 पत्थरों से मौत, 5 जेल में मरे और 200 से ज्यादा पर आरोप लगे। कोर्ट का सिस्टम पूरी तरह ढह गया और गांव को अब अपनी ही शक्ल से डर लगने लगा। अब सलेम में शांति नहीं थी, बल्कि गिल्ट और पछतावे का साया था। जो लोग बच गए, वो भी अंदर से टूट चुके थे। पड़ोसी एक दूसरे की आंखों में नहीं देख सकते थे, क्योंकि कभी साथ प्रार्थना करने वाले अब एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे चुके थे। कुछ लड़कियां, जैसे एन पुटनम जूनियर, बाद में माफी मांगने लगीं, हमसे शैतान ने गलती करवाई। कोर्ट के जज, जैसे सैमुअल स्वेल, ने भी चर्च में खड़े होकर माफी मांगी। धीरे धीरे पीड़ितों के परिवार सरकार से मुआवजा, माफी और सम्मान की मांग करने लगे। 1711 में कुछ लोगों को मुआवजा मिला, लेकिन सबको नहीं। गांव ने अपना नाम बदल लिया, सलेम से टैनवर्स, ताकि बदनामी से बचा जा सके। गैलोज हिल, जहां फांसी दी गई थी, उसे कभी मार्क नहीं किया गया, जैसे गांव अपनी गलती को दफनाना चाहता हो। लेकिन यादें मिटती नहीं। चर्च, कहानियों और खामोशी में ये सब जिंदा रहा। असल में सलेम पर जादूगरों का श्राप नहीं था, बल्कि डर, घमंड और सत्ता के दुरुपयोग का श्राप था। और ये श्राप फांसी रुकने के बाद भी बना रहा। सलेम की चुड़ैल ट्रायल्स खत्म हुए 300 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये सिर्फ एक गांव की पागलपन भरी कहानी नहीं थी, बल्कि ये दिखाता है, जब डर को कानून, चर्च या सरकार का साथ मिल जाए, तो वो कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। सलेम की घटना के बाद अमेरिका के संविधान में कई कानून बने, जैसे बिना सबूत के सजा नहीं, वकील का हक और सपनों या अफवाहों पर सजा नहीं। आज विच हंट शब्द राजनीति में खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन असली डर तो उन लोगों का था जिन्हें
बिना कसूर फांसी पर चढ़ा दिया गया। सबसे बड़ा सबक यही है, सच बहुत नाजुक है, न्याय अपने आप नहीं मिलता और इतिहास खुद को दोहराता है अगर हम भूल जाएं। अब चलते हैं रोम की गलियों में, जहां एक नाम गूंजता है, फुलविया। फुलविया का जन्म 33 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, एक ऐसे परिवार में जो रोम की राजनीति में ऊंचा था लेकिन थोड़ा अजीब भी। उसके पिता का नाम था मार्कस फुल्वियस बम्बालियो, जो अपनी हकलाहट के लिए मशहूर था, लेकिन फुलविया में कोई हिचक नहीं थी। वो पैदा ही कमांड करने के लिए हुई थी। बचपन से ही फुलविया ने देखा, घर में बड़े बड़े सेनेटर, जनरल और नेता आते जाते रहते थे। राजनीति सिर्फ फोरम में नहीं, बल्कि शादियों, अफवाहों और घर की दीवारों के पीछे भी खेली जाती थी। रोम की अमीर औरतों से उम्मीद थी वो चुपचाप, पढ़ी लिखी और आज्ञाकारी रहें, लेकिन फुलविया ने यह सब तोड़ दिया। वो अमीर थी, पढ़ी लिखी थी और जानती थी कि उसे क्या चाहिए। उसका दिमाग तेज था और वो डरती नहीं थी। गांव में शर्म और पछतावा फैल गया, दोस्ती टूट गई, चर्च बंट गए और सलेम की पहचान बदल गई। गवर्नर ने बाकी कैदियों को माफ कर दिया, लेकिन रिहाई के लिए भी जेल का बिल भरना पड़ा। कुल मिलाकर 19 फांसी, 1 पत्थरों से मौत, 5 जेल में मरे और 200 से ज्यादा पर आरोप लगे। कोर्ट का सिस्टम पूरी तरह ढह गया और गांव को अब अपनी ही शक्ल से डर लगने लगा। अब सलेम में शांति नहीं थी, बल्कि गिल्ट और पछतावे का साया था। जो लोग बच गए वो भी अंदर से टूट चुके थे। पड़ोसी एक दूसरे की आंखों में नहीं देख सकते थे, क्योंकि कभी साथ प्रार्थना करने वाले अब एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे चुके थे। कुछ लड़कियां, जैसे एन पुटनम जूनियर, बाद में माफी मांगने लगीं, हमसे शैतान ने गलती करवाई। कोर्ट के जज, जैसे सैमुअल स्वेल, ने भी चर्च में खड़े होकर माफी मांगी। धीरे धीरे पीड़ितों के परिवार सरकार से मुआवजा, माफी और सम्मान की मांग करने लगे। 1711 में कुछ लोगों को मुआवजा मिला, लेकिन सबको नहीं। गांव ने अपना नाम बदल लिया, सलेम से टैनवर्स, ताकि बदनामी से बचा जा सके। गैलोज हिल, जहां फांसी दी गई थी, उसे कभी मार्क नहीं किया गया, जैसे गांव अपनी गलती को दफनाना चाहता हो। लेकिन यादें मिटती नहीं। चर्च, कहानियों और खामोशी में ये सब जिंदा रहा। असल में सलेम पर जादूगरों का श्राप नहीं था, बल्कि डर, घमंड और सत्ता के दुरुपयोग का श्राप था। और ये श्राप फांसी रुकने के बाद भी बना रहा। सलेम की चुड़ैल ट्रायल्स खत्म हुए 300 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये सिर्फ एक गांव की पागलपन भरी कहानी नहीं थी, बल्कि ये दिखाता है, जब डर को कानून, चर्च या सरकार का साथ मिल जाए तो वो कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। सलेम की घटना के बाद अमेरिका के संविधान में कई कानून बने, जैसे बिना सबूत के सजा नहीं, वकील का हक और सपनों या अफवाहों पर सजा नहीं। आज विच हंट शब्द राजनीति में खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन असली डर तो उन लोगों का था जिन्हें बिना कसूर फांसी पर चढ़ा दिया गया। सबसे बड़ा सबक यही है, सच बहुत नाजुक है, न्याय अपने आप नहीं मिलता और इतिहास खुद को दोहराता है अगर हम भूल जाएं। अब चलते हैं रोम की गलियों में, जहां एक नाम गूंजता है, फुलविया। फुलविया का जन्म 33 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, एक ऐसे परिवार में जो रोम की राजनीति में ऊंचा था, लेकिन थोड़ा अजीब भी। उसके पिता का नाम था मार्कस फुल्वियस बम्बालियो, जो अपनी हकलाहट के लिए मशहूर था, लेकिन फुलविया में कोई हिचक नहीं थी। वो पैदा ही कमांड करने के लिए हुई थी।
बचपन से ही फुलविया ने देखा, घर में बड़े बड़े सेनेटर, जनरल और नेता आते जाते रहते थे। राजनीति सिर्फ फोरम में नहीं, बल्कि शादियों, अफवाहों और घर की दीवारों के पीछे भी खेली जाती थी। रोम की अमीर औरतों से उम्मीद थी वो चुपचाप, पढ़ी लिखी और आज्ञाकारी रहें, लेकिन फुलविया ने यह सब तोड़ दिया। वो अमीर थी, पढ़ी लिखी थी और जानती थी कि उसे क्या चाहिए। उसका दिमाग तेज था और वो डरती नहीं थी। बात सिर्फ राजनीति की नहीं थी, अब यह सीधा युद्ध था। ऑक्टेवियन ने अपने सैनिकों को जमीन बांटने का वादा किया था, जिससे कई रोमवासी बेघर हो रहे थे। फुलविया ने इस गुस्से को हथियार बना लिया, लोगों को भड़काया, सैनिकों को जोड़ा और पूरे 8 लेजियन खड़े कर दिए। उन्होंने पेरूसिया, आज का पेरूजिया, शहर पर कब्जा कर लिया। अब रोम में अफवाहें उड़ने लगीं। ये जंग असल में फुलविया की है, लूसियस तो बस नाम का नेता है। वो सैनिकों को संबोधित करती, आदेश देती और अपने नाम से चिट्ठियां भेजती थी। ऑक्टेवियन ने शहर को घेर लिया, सप्लाई काट दी और ठंड में सबको भूखा प्यासा कर दिया। आखिरकार पेरूसिया ने हार मान ली। लूसियस को तो छोड़ दिया गया, लेकिन फुलविया को रोम से निकाल दिया गया, क्योंकि अब वो सबके लिए खतरा बन चुकी थी। उसे सिसियन, ग्रीस भेज दिया गया, जहां वो एंटनी से मिलने की उम्मीद में रही। लेकिन एंटनी अब मिस्र में था और क्लियोपेट्रा के साथ रंगरलियां मना रहा था। फुलविया ने उसके लिए जंग लड़ी थी, लेकिन एंटनी ने उसे अकेला छोड़ दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं एंटनी फुलविया से नाराज था, क्योंकि उसने बिना पूछे जंग छेड़ दी थी। कुछ कहते हैं एंटनी को अब ऑक्टेवियन से सुलह करनी थी और फुलविया का हटना जरूरी था। फुलविया की तबीयत बिगड़ने लगी। जंग, भूख, धोखा और अकेलापन सब मिलकर उसे तोड़ने लगे। आखिरकार 40 ईसा पूर्व में उसकी मौत हो गई, शायद बीमारी से, शायद दिल टूटने से, या शायद दोनों से। उसकी मौत के बाद एंटनी ने ऑक्टेवियन की बहन से शादी कर ली और दोनों नेताओं में फिर से सुलह हो गई। लेकिन फुलविया की बगावत की राख रोम की गलियों में हमेशा उड़ती रही। फुलविया के मरने के बाद उसके दुश्मनों ने उसकी छवि बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतिहासकारों ने उसे लालची, झगड़ालू, औरतों जैसी राजनीति करने वाली बताया, जबकि असल में वो वही कर रही थी जो रोम के मर्द करते थे। उसने सेना खड़ी की, चुनाव में दखल दी, गठबंधन बनाए और जंग छेड़ी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी वो औरत थी। अगर वो मर्द होती तो शायद दूसरा सीजर या कोई महान जनरल मानी जाती। लेकिन रोम को ऐसी औरतें हजम नहीं होती थीं, इसलिए उसकी यादों को दबा दिया गया। फिर भी फुलविया का नाम मिटाया नहीं जा सका। उसके नाम के सिक्के, उसकी चिट्ठियां और उसकी बगावत सब इतिहास में दर्ज हैं। उसके बाद आए लिविया, एग्रिपिना, क्लियोपेट्रा। सबने सत्ता का खेल खेला, लेकिन फुलविया ने यह रास्ता सबसे पहले दिखाया। आज के इतिहासकार उसे फिर से पहचान रहे हैं, एक ऐसी औरत जिसने मर्दों की दुनिया में अपनी जगह बनाई और कीमत भी चुकाई। वो सिर्फ सलाहकार नहीं थी, वो खुद कमांडर थी। उसकी कहानी बताती है, अगर हिम्मत हो तो इतिहास में अपनी छाप छोड़ी जा सकती है, चाहे दुनिया आपको भुलाने की कितनी भी कोशिश करे। अब चलते हैं अमेरिका के 1978 के गर्मियों में, जहां देश 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ सदियों पुराना भेदभाव, दूसरी तरफ आजादी की नई उम्मीद। दक्षिणी राज्यों में रंगभेद सिर्फ सोच नहीं, कानून था। काले अमेरिकियों को रेस्टोरेंट, स्कूल, बस, वोटिंग बूथ, यहां तक कि पानी के नल तक से दूर रखा जाता था। पुलिस की बर्बरता आम थी, लिंचिंग होती थी और बर्मिंघम जैसे शहरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे। पानी की तेज धार से मारा जाता था। लेकिन अब बदलाव आ रहा था और वो किसी से इजाजत नहीं मांग रहा था। सिविल राइट्स मूवमेंट ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। सिट इन, फ्रीडम राइड,
बॉयकॉट, ये सब अब अखबारों की सुर्खियां बन चुके थे। रोजा पार्क्स, मेगार एवर्स, जॉन लुइस जैसे नाम अब सिर्फ लोग नहीं बल्कि उम्मीद के प्रतीक बन चुके थे। वॉशिंगटन डीसी में एक विशाल मार्च का आइडिया नया नहीं था। 1940 के दशक में भी फिलिप रैंडोल्फ ने ऐसा सोचा था, लेकिन तब सरकार ने मांगें मान लीं और मार्च टल गया। अब 1913 में हालात और भी गंभीर थे। रैंडोल्फ, बायर्ड रस्टिन और डॉ मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने मिलकर तय किया, अब की बार सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि इज्जत, वोटिंग राइट्स, स्कूल में बराबरी और सबसे जरूरी बिना डर के जीने का हक मांगेंगे। देश भर की दर्जनों सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आईं, आपसी मतभेद भुलाकर, क्योंकि सबको पता था एकता में ही ताकत है। बसें बुक होने लगीं, पोस्टर छपने लगे और हर तरफ खबर फैलने लगी, अब की बार इतिहास बनने वाला है। इतने बड़े मार्च की तैयारी आसान नहीं थी। 1 लाख से ज्यादा लोगों के लिए खाना, पानी, ट्रांसपोर्ट, साउंड सिस्टम, टॉयलेट, मेडिकल टीम, परमिट, भीड़ का कंट्रोल, सब कुछ प्लान करना था। इस पूरी प्लानिंग के मास्टरमाइंड थे बायर्ड रस्टिन। वो खुलेआम गए थे और कई बार नेताओं ने उन्हें छुपाकर रखा, लेकिन उनकी रणनीति का कोई जवाब नहीं था। रस्टिन ने गांधी के अनुयायियों से सीधा अहिंसा सीखी थी। जेल गए, पीटे गए, लेकिन कभी डरे नहीं। उनका मानना था ये मार्च दुनिया को दिखाएगा कि अनुशासित, शांतिपूर्ण विरोध कितना ताकतवर हो सकता है। सिर्फ 8 हफ्तों में रस्टिन और उनकी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मार्च का नाम रखा गया मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम। ये सिर्फ नस्ल भेद के खिलाफ नहीं बल्कि आर्थिक बराबरी के लिए भी था। डॉ किंग भले ही उस दिन के हीरो बने, लेकिन रैंडोल्फ और रस्टिन ने यह तय किया कि मांगें सिर्फ नागरिक अधिकार नहीं बल्कि न्यूनतम वेतन, रोजगार और मजदूरों के हक भी हों। सरकार डरी हुई थी। राष्ट्रपति कैनेडी को डर था कहीं दंगे न हो जाएं। नेशनल गार्ड तैयार थी। अस्पताल अलर्ट पर। शराब की बिक्री बंद कर दी गई थी। फेडरल कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई थी। संगठनों के बीच भी मतभेद थे, कुछ ज्यादा उग्र थे, कुछ शांतिपूर्ण, लेकिन सबको पता था अब चुप रहना मुमकिन नहीं। रस्टिन की प्लानिंग फौजी ऑपरेशन जैसी थी। हर बस, हर ट्रेन, हर स्पीकर, हर रूट, सब कुछ टाइम से। ये सिर्फ मार्च नहीं बल्कि एक ऐसा पल था जो देश की आत्मा को झकझोरने वाला था। 18 अगस्त 1913 वॉशिंगटन डीसी। सुबह से ही सूरज तेज था, पसीना बह रहा था, लेकिन लोग रुकने वाले नहीं थे। हर कोने से लोग आ रहे थे, काले, गोरे, बूढ़े, बच्चे, मजदूर, छात्र, पादरी और यहाँ तक कि फिल्मी सितारे भी। कोई अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आया था, कोई हाथ में पोस्टर लिए, कोई बस, कोई ट्रेन, कोई पैदल। सबका मकसद एक ही था, इतिहास बनाना। करीब 2.5 लाख लोग नेशनल मॉल पर इकट्ठा हो गए, उम्मीद की लहर की तरह। सरकार को डर था कि दंगे होंगे, लेकिन वहां का माहौल शांत और अनुशासित था। वॉलंटियर्स भीड़ को संभाल रहे थे, रेड क्रॉस पानी बांट रही थी, लोग गाने गा रहे थे, हाथों में हाथ डाले जॉब्स एंड फ्रीडम के नारे गूंज रहे थे। सेलिब्रिटी भी आए, हैरी बेलाफोंटे, सिडनी पोइटियर, पॉल न्यूमैन, बॉब डिलन, लेकिन कोई ऑटोग्राफ के लिए नहीं, सब एक आवाज में शामिल होने आए थे। हर कोई जानता था ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक पवित्र पल है। कई काले अमेरिकियों के लिए वहां खड़े होना ही एक क्रांति थी। हम यहां हैं, हमें गिनो। लिंकन मेमोरियल के सामने खड़े होना, जैसे इतिहास को छूना। दोपहर ठीक 12 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। नेता एक एक कर मंच पर आए। सबकी सोच अलग, लेकिन मकसद एक। मांगे थीं बराबरी की तनख्वाह,
स्कूलों में भेदभाव खत्म, जीने लायक वेतन, पुलिस की बर्बरता पर रोक। महलिया जैक्सन ने गाया, मैरियन एंडरसन ने भी, जो कभी नस्ल भेद के कारण मंच से रोकी गई थीं, अब हजारों के सामने गा रही थीं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, भीड़ की सांसें थमने लगीं। सबको इंतजार था उस शख्स का जिसकी आवाज इतिहास बदलने वाली थी। डॉ मार्टिन लूथर किंग जूनियर मंच पर आए, काले सूट में, शांत चेहरे के पीछे आग छुपाए। उनके पास लिखी हुई स्पीच थी, लेकिन जो दुनिया ने सुना वो दिल से निकला। उन्होंने कहा, 100 साल बाद भी नीग्रो आजाद नहीं है। उनकी आवाज में लय थी, ठहराव था और दर्द भी। भीड़ चुप थी, कोई सिर हिला रहा था, कोई आंसू पोंछ रहा था। तभी मंच के पीछे से महालिया जैक्सन ने चिल्लाया, मार्टिन, उन्हें सपना सुनाओ। डॉ किंग ने अपने नोट्स एक तरफ रख दिए और बोले, आई हैव अ ड्रीम। अब ये भाषण नहीं, एक सपना था, एक दुआ थी, एक बिजली थी। मेरा सपना है, एक दिन ये देश अपने असली वादे को पूरा करेगा। मेरा सपना है, एक दिन गुलामों के बेटे और मालिकों के बेटे एक ही मेज पर बैठेंगे। मेरा सपना है, मेरे 4 बच्चे एक ऐसे देश में जिएं जहां उन्हें रंग से नहीं, उनके किरदार से पहचाना जाए। हर लाइन के साथ भीड़ में जोश बढ़ता गया जब उन्होंने कहा, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। तो तालियों, आंसुओं और उम्मीदों की गूंज पूरे अमेरिका में फैल गई। इस मार्च की ताकत सिर्फ भाषण या गानों में नहीं थी, बल्कि उन लोगों में थी जो वहां आए थे। मिसिसिपी से लेकर मिशिगन, अल्बामा से न्यूयॉर्क, हर जगह से लोग आए। कई लोग पहली बार अपने शहर से बाहर निकले थे, कई ने 20 घंटे बस में सफर किया, कई ने चर्च के कपड़ों में ही रात गुजारी। ये सब आम लोग थे, नौकरानियां, टीचर, मजदूर, पोस्टमैन, जो खुद को नेता नहीं, गवाह मानते थे। उनके लिए ये सिर्फ बदलाव की मांग नहीं, बल्कि खुद बदलाव बनना था। भीड़ में बच्चे भी थे, छोटी लड़कियां, रिबन बांधे, लड़के हाथ से बने पोस्टर लिए। माँ बाप ने बच्चों को कंधे पर बिठाया ताकि वो लिंकन मेमोरियल देख सकें और इतिहास की आवाज सुन सकें। उनके लिए ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक नई दुनिया की शुरुआत थी। कुछ चेहरे खास थे, जैसे 23 साल के जॉन लुइस, जिनका भाषण इतना उग्र था कि सीनियर नेताओं ने मंच पर जाने से पहले उसे थोड़ा नरम करने को कहा। डेजी बेट्स, अकेली महिला स्पीकर, जिन्होंने बाकी महिलाओं की ओर से बयान पढ़ा। आयोजकों को आलोचना भी झेलनी पड़ी। महिलाओं को मंच पर कम जगह मिली, लेकिन उस दिन सब एक थे। काले, गोरे, युवा, बुजुर्ग, मजदूर, छात्र, पादरी, नन, रब्बी, सब एक आवाज में। दुनिया ने उस दिन एकता, उम्मीद और इंसाफ की तस्वीर देखी, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ इतना आसान नहीं था। मार्च की तैयारी में जितनी मेहनत लगी, उतनी ही राजनीति और तनाव भी था। बायर्ड रस्टिन, जो इस पूरे आयोजन के मास्टरमाइंड थे, उन्हें बार बार किनारे किया गया। कभी उनकी पहचान की वजह से, कभी पुराने कम्युनिस्ट कनेक्शन की वजह से, यहां तक कि एक बार एक नेता ने धमकी दी, अगर रस्टिन को नहीं हटाया तो मैं अफवाह फैला दूंगा कि वो और डॉ इटा किंग प्रेमी हैं। ऐसी धमकियों के बीच भी रस्टिन ने हार नहीं मानी। महिलाओं की आवाज भी दबाई गई, जबकि एला बेकर, डायन नैश, डोरोथी हाइट जैसी महिलाओं ने आंदोलन को खड़ा किया था, लेकिन मंच पर बोलने का मौका नहीं मिला। रोजा पार्क्स भी वहां थीं, सबकी आदर्श, लेकिन माइक नहीं मिला। यानी बराबरी की लड़ाई में भी बराबरी पूरी नहीं थी। संगठनों के बीच भी मतभेद थे। युवा नेता ज्यादा उग्र थे, बुजुर्ग संयमित, लेकिन सबने एक दिन के लिए एकता को चुना। सरकार की नजर भी हर वक्त थी। FBI ने 100 से ज्यादा एजेंट भेजे, होटल के कमरे टेप किए,
नेताओं की जासूसी की। उन्हें डर था कहीं दंगे ना हो जाएं या कम्युनिस्ट आंदोलन को हाईजैक न कर लें। लेकिन जब सब शांत रहा तो भी एफबीआई ने डॉ किंग की निगरानी और बढ़ा दी। पैसे की भी तंगी थी। मार्च पर $2.5 लाख खर्च हुए, जो आज करोड़ों के बराबर है। ज्यादातर पैसा यूनियनों और दान से आया, लेकिन आखिरी वक्त तक इंतजाम करना पड़ा। यहां तक कि वॉकी टॉकी भी बॉय स्काउट से उधार लिए गए। मार्च ऐतिहासिक था, लेकिन इंसानी था, अधूरा, उलझा हुआ और लगातार संघर्ष से भरा। जैसे देश खुद परफेक्ट नहीं, लेकिन उम्मीद से भरा। शाम होते होते सूरज वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के पीछे छुपने लगा। लोग गले मिले, रोए, गाए और जितना हो सके उस जगह को छोड़ने से कतराए, जैसे वहां खड़े रहना ही इतिहास को थामे रखना हो। मार्च खत्म हो गया था। भाषण दिए जा चुके थे, तख्तियां लहरा चुकी थीं, दुनिया देख चुकी थी। अब सवाल था, आगे क्या? अगले ही दिनों में मीडिया की प्रतिक्रिया मिलीजुली रही। अखबारों ने मार्च को शांतिपूर्ण और गरिमामय कहा, यानी कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन बहुत कम जगह दी गई असली मांगों को, जैसे फेडरल जॉब्स प्रोग्राम या मिनिमम वेतन, जो आज के हिसाब से करीब $20 प्रति घंटा होता। सबसे ज्यादा चर्चा डॉ किंग के भाषण की हुई। उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सका। राष्ट्रपति कैनेडी, जो पहले मार्च के खिलाफ थे, अब टीवी पर देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने नेताओं को व्हाइट हाउस बुलाया, तारीफ की, लेकिन कानून पास करने में अभी भी देर थी। सिविल राइट्स एक्ट अभी भी कांग्रेस में अटका था, दक्षिणी राज्यों के विरोध के कारण। कई कार्यकर्ता निराश थे। उन्हें उम्मीद थी मार्च के बाद तुरंत बदलाव आएगा, लेकिन असल में फिर से संघर्ष शुरू हो गया। कुछ हफ्तों बाद ही बर्मिंघम के चर्च में बम धमाका हुआ, जिसमें 4 काली बच्चियां मारी गईं। सपना तो बोला गया था, लेकिन बुरे सपने अभी खत्म नहीं हुए थे। फिर भी कुछ बदल चुका था। मार्च ने दिखा दिया कि एकजुटता में कितनी ताकत है। अब आंदोलन और बढ़ा और मजबूत हो गया था। अब यह सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया था।